तो जनाब आज की क्लास को पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन ये है, इफ द थोरेसिक वाल बट नॉट लंग्स इज पंचर्स। भाई आपसे ये कहा यदि वक्सीय दीवार क्या हो जाए बेटा, दीवार में छेद हो जाए लेकिन फेफड़ों में नहीं हुआ, हमारी जो थोरेसिक वाल है ना उस वाल में छेद हो गया लेकिन हमारे लंग्स में नहीं हुआ, देन व्हाट विल हैपन, लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, फेफड़े फूल जाते, मैन डाई एज द लंग्स गेट कोलैप्स, फेफड़ों के नष्ट हो जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स होते हैं ना, जैसे हमने ये कहा प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना है आपको यहाँ पर। अब हमने ये चीज कही कि हम लंग्स, देखो मैं एक साथ कई क्वेश्चंस आप लोगों के कवर करवाऊंगा, ये हमारे लंग्स हैं। अब हमारे जो लंग्स होते हैं ये आपके लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डिवाइडेशन होकर, ये आगे डिवाइडेशन होकर यहाँ पर क्या बन जाती है, कूपिकाएं। बेटा बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। इस जगह भी अगर हम लोग लेके आए तो यहां भी मैंने कहा बेटा कूपिकाएं बन चुकी है, इस तरीके से आपने लंग्स देखा होगा। अब मेरी बात सुनना नन्हे मुन्ने राजा, इधर ध्यान से बोर्ड पे आ जा। यहां पर कौन सी चीज होती है, यहां पर आपके सामने ट्रैकिया होती है, सब जानते हो कि सर ये क्या है, सर ये थे ट्रेकिया। अब क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर कैसे रिंग बन रहे हैं, सी रिंग्स बन रहे हैं, कैसे सी छल्ले बन रहे हैं, और यहां पर इस तरीके से जैसे लैरिंग्स और उसके ऊपर एपिग्लोटिस, ऊपर कौन सी चीज आ गई, एपिग्लोटिस। अब इस चीज को समझना, यहां पर ये ट्रैकिया डिवाइड हो चुकी है, यहां इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है, श्वासनिका। और ये जो चीज आ रही है ना इसको हम बोलेंगे एल्वोलाई। अभी समझना, उस मुद्दे पे आऊंगा क्वेश्चन पर, कूपिकाएं। अब कूपिकाएं क्या करती है प्यारे बच्चे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती है, गैसों का परिवर्तन करती है। ये काम क्या करती है, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का परिवर्तन। अब थाने ना बेरो, क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए, गैसों का परिवर्तन करती है और हमारे लंग्स की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे, लंग्स की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई। अब प्यारे बच्चे इनकी संख्या, एल्वोलाई की संख्या कोई आपसे पूछ लेगा तो आप बता क्या होगे, सर 300 मिलियन आपके एक लंग्स में, किसमें, एक सिंगल लंग्स में, एक सिंगल लंग्स में। और सर जी हमारे दो लंग्स होते हैं, एक ये होता है भाई आपके राइट वाला, और सॉरी ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, दोनों का साइज में डिफरेंस होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। क्यों, लेफ्ट साइड में कौन आ जाता है, दिल आ जाता है। तो यहां पर इसका जो वेट है, ये लेफ्ट वाले का जो वेट है ये होगा 565 ग्राम और ये राइट वाले का होगा 625 ग्राम। अभी समझना, अभी पिटारा खुलता जा रहा है, अभी पिटारा खुलता जा रहा है, अभी तो मजा आएगा। तो टोटल अगर एक लंग्स में 300 मिलियन तो दोनों में 600 मिलियन के अराउंड क्या होती है, एल्वोलाई। अब आपके लंग्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तुम्हें बताना जा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट चीज जो किसी को नहीं पता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्यारे बच्चे आपके लंग्स में मसल्स अब्सेंट होती है, मसल्स होती नहीं है। तो सर जी अब हमारी थोरेसिक कैविटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वक्सीय गुहा, एक लंग्स इधर एक इधर, तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, आपके लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है थोरेसिक वाल। बोले तो आपकी लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम यहां पर रिब्स कर रही है, बोले तो पसलियां कर रही है। उसके साथ साथ आपके लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और मिलती है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, प्लूरल मेम्ब्रेन। हमने ये कहा कि आपके लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है और उसको हम कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, उस प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य प्लूरल फ्लूइड मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, प्लूरल फ्लूइड मिलेगा। अभी आज मैं कह रहा हूं कि आप 2 से 3 घंटे मुझे दे देना, मैं बिल्कुल एकदम खोल के रख दूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के तार तार कर दूंगा, तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा बच्चे। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, अब यहां हमारे लंग्स को तो भाई प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा है, तो वो प्रोटेक्शन ले रही थोरेसिक कैविटी से। अब जब थोरेसिक
कैविटी थोरेसिक वाल डैमेज हो गई, लंग्स, क्योंकि लंग्स में मसल्स होती नहीं, तो लंग्स किससे बने होंगे? लंग्स बने होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू से, स्पॉन्जी उत्तक से। पिंक कलर की स्ट्रक्चर होती है, तो हमारे लंग्स क्या होने लग जाएंगे? कोलैप्स होने लग जाएंगे, समझ गए? तो अब लंग्स कोलैप्स होंगे तो मैन डाइज, आदमी मर जाएगा। द लंग्स गेट कोलैप्स, क्योंकि हमारे लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, संकुचन और अनुशीतलन जो हो पाता है ना, उसके लिए जिम्मेदार है डायफ्राम। कौन जिम्मेदार होता है? डायफ्राम। तो डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम, जिसको हिंदी में तनुपट बोलते हैं। आज तुम्हारे लंग्स, जैसे अपन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन खड़े हैं, अब तुम सांस लो बेटा, अब लंग्स जो है ना, वो लंग्स को ऊपर ले जाने का काम यहाँ पर नीचे इस जगह, यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायफ्राम, ये करती है। तो हम इंस्पिरेशन किए तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर रिलैक्स किए तो ये भी रिलैक्स हो गए। तो समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर रीजन समझ में आ गया, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। बिल्कुल क्वेश्चन के चितखड़े उड़ा दिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई अब आपके सामने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब ये डिसोसिएट हो गया किसमें? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब CO2 हो गया और आपके सामने हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तो क्या हो चुकी है? ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई। यहां पर मतलब क्या होना शुरू हो गया? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन कहां हो रहा है? तो समझना, तो यहां पर लो ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा टिश्यू में, या हाई ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, इक्वल ऑक्सीजन प्रेशर इनसाइड आउटसाइड ऑल टाइम। तो क्या होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को बड़ा सोच समझ के आंसर देना है कि हमारे शरीर में अब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुकी है। अब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो मतलब ऑक्सीजन टूट चुकी है। अब ऑक्सीजन टूटी कहां पर? टिश्यूज के अंदर। तो भाई टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना चला गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 रह गया ना भाई। ये कहां पर है? टिश्यूज में, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे नहीं रखोगे? यस सर। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कहां होगा? तो PO2 सबसे ज्यादा होती है एल्वोलाई के अंदर। कूपिकाइंस आपने नाम सुने होंगे, कूपिकाइंस जो होती है बेटा। इस क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं आए तो इससे रिलेवेंट आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ सकती है, तो आप इन चीजों को कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको कवर अप करते हुए साथ साथ चलनी है, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ समझना है। नोटबुक है तो नोट्स बुक के अंदर आप लोग लिखते हुए चलना है। बिल्कुल सर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159। याद कर लोगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर एक बार हमारे ब्लड में भी थोड़ा सा बता दो। तो मैं ब्लड में भी बात करूं, आपके ब्लड में दो तरह का ब्लड होता है बेटा। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड की जो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो हम कितनी बता के आएंगे सर? 95। और डीऑक्सीजनेटेड में वो 40। तो यहाँ पर लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यूज, अगर ये डिसोसिएट हो गया तो आंसर क्या करके आ जाओगे बेटा? ए। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन और जबरदस्त, कि जब तुम लोग रिब केज एंड स्टर्नम मूव अपवार्डली आउटवर्डली ड्यूरिंग, मनुष्य में पसलियां और उरोस्ती किस दौरान बाहर की ओर गति करती है? अरे बोला प्रैक्टिकली करें। एक चीज समझ में आ गई, दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। हम उठाते हैं इंस्पिरेशन को, हमने उठाया इंस्पिरेशन को। अब इस चीज को समझना, इसके ऑप्शन को एकदम क्लियर कर लेते हैं आप लोगों के सामने। आपको ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्वेश्चन। इंस्पिरेशन करें सारे बच्चे, सांस लो भाई। हम सांस कब ले पा रहे हैं? हमने सांस ली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे जो यहां अंदर, तो इंटर पल्मोनरी प्रेशर तो क्या होता है? कम होता है। तो पहली चीज इंटर पल्मोनरी प्रेशर, बोले तो अंत उफसीय दाब, ये कम होगा बेटा।
पहली चीज इंस्पिरेशन के समय, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज इसका एकदम पिटारा खोल देता हूं प्यारे बच्चे। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो वातावरणीय दाब, ये क्या होगा प्यारे बच्चे, ये ज्यादा होगा। ठीक है, दो चीज क्लियर, पहली चीज ये हुई, दूसरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ, तीसरा एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन हमने सांस लिया, हमने सांस लिया क्या, तो हमारे जो थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है देखो नॉर्मल हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, सांस लो, अरे लो सारे बच्चे, आपने सांस लिया, सांस लेते ही आपकी थोरेसिक कैविटी बढ़ने लगी है, बढ़ने लगी नहीं लगी है, और जो डायफ्राम है तन्नुपट्टा वो क्या होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, तो अब समझना, अब यहां पर थोरेसिक कैविटी, बच्चों आज तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा लेकिन अब आएगा। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम वो क्या हो गई बेटा, बढ़ने लगी है। हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा, टेंशन ना लो। वक्सीय गुहा, इसका आयतन क्या हो चुका है बेटा, बढ़ चुका है। अब इसका आयतन बढ़ चुका है तो अब क्या होगा, डायफ्राम बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इन सारी कंडीशन के साथ साथ हमारे तन्नुपट, जिसको हम लोग बोलेंगे डायाफ्राम, ये क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट, बोले तो संकुचित हो चुका है। बोलो इतना कर लोगे नहीं कर लोगे, तो इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होने लग जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो उसके साथ साथ ये कंडीशन होगी, फिर यहां पर एक कंडीशन और आएगी, रिब केज एंड स्टर्नम मूव अपवार्डली आउट ड्यूरिंग द, तो अब क्या होगा कि ये हमारी स्टर्नम थी, ये हमारी बोन थी, कौन सी बोन थी प्यारे बच्चे, ये एक हड्डी है हमारी छाती में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टर्नम बोलते हैं। देखना बेटा, क्वेश्चन को रट्टा मारोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा, और क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन समझ लोगे तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके सामने 12 रिब्स पेयर है। ठीक है, तो अब जैसे आपने सांस लिया तो ये छाती वाली हड्डी है ना, थोड़ी सी ऊपर जाने लगी, देखो छाती वाली जो हड्डी थी स्टर्नम थोड़ी सी अपवार्ड गई, और रिब्स कैब्स ये भी ऊपर जाने लगे। तो ये किस कंडीशन में हुआ, इंस्पिरेशन में। और इसके जस्ट अपोजिट में एक्सपिरेशन होता है, प्रेरणा नहीं होता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतः श्वसन। बोलो आया मजा, सर यस सर यस सर यस सर, कर लेंगे, बोलो कर लोगे। एक और शानदार क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, हमारे बच्चे ही तो आंसर देंगे इसका। और फिर देखना तुम्हारे सामने कैसे इस क्वेश्चन के तार तार खोलता हूं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, ठीक है, द एल्वोलाई, बिल्कुल हमारे लंग्स जो होंगे जो वायु से भरी थैलियों से बने होंगे, जिनको हम कुपिकाएं कहेंगे। ये क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, किसकी भाई, हमारे लंग्स की, किसकी प्यारे बच्चे, हमारे लंग्स की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, हम बहुत जबरदस्ती सांस लेते हैं तब भी कोलैप्स नहीं हो पाती। ए रीजन बिहाइंड इट रेजिडियल वॉल्यूम, IRV या टाइडल वॉल्यूम, या फिर ये। अब तो देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब, टाइडल ये टीवी हिंदी में गलत लिखा है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब जो होता है मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चे, जवारी आयतन का मतलब होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल रेस्पिरेशन, कुल मिला के एक ही लाइन लिखूंगा, सामान्य श्वसन। आज तक तुम्हें इनमें कंफ्यूजन रहता था, आज इसका कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। सामान्य श्वसन में एक आदमी कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, कितनी एयर निकाल सकता है। अभी देखो सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, चल रहा है ना आराम से। अब आप जोर से इंस्पायर की तो उसको हमने क्या बोला, IRV। ठीक है, तो IRV क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन हम लोग कितनी हवा अंदर ले जा सकते हैं, 2500 से 3000 ml। जबरदस्ती करो बेटा,
लो सांस लो थोड़ा, जबरदस्ती सांस ली आपने, ले ली। अब जबरदस्ती बाहर कितनी निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये जबरदस्ती बाहर निकालना, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपीरेशन, कितनी सांस बाहर निकाल सकते हो, 1000 से लेकर 1100 ml तक। आप जबरदस्ती सांस बाहर निकालना शुरू किए 1000 से लेकर 1100 ml। भाई आज की जो क्लास है ना इतनी बेहतरीन है, लाजवाब है, शानदार ललन टॉप क्लास होने वाली है, ठीक है। उसके बाद रेजिडियल वॉल्यूम, रेजिडियल वॉल्यूम क्या होती है, हमने जबरदस्ती फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बावजूद भी जो बची रिमेनिंग एयर जो होती है वो रेजिडियल वॉल्यूम होती है। देखो हमने क्या कहा, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन रिमेनिंग एयर इन आवर लंग्स इट इज नोन एज रेजिडियल वॉल्यूम, जो कितनी होगी प्यारे बच्चे, 1100 से 1200 ml। अब आता है एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो आपके सामने टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, 500 प्लस IRV मिनिमम कितनी थी बेटा, IRV आपके सामने 2500 से 3000 थी, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो भाई 2500 में 5 जोड़े तो कितनी होगी बेटा, 3000 से लेकर ये कितनी आ जाएगी, 3500 ml। ये क्या होगी बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हमारे टोटल हम अंदर कितनी सांस ले पा रहे, समझ मैं कह रहा हूं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर। मैं गारंटी कर रहा हूं इससे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, 100% लिख के दे रहा हूं यार, इससे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि यार एक एक चीज करा रहा हूं यार इतनी एनर्जी के साथ, इतने जोश के साथ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये हो गई। अब एक होता है ईसी, ईसी क्या होता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपके सामने ERV। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, ERV कितनी है प्यारे बच्चे तुम्हारे सामने यहाँ पर, यह है 1000 से 1100 ml। तो हम 1000 से 1100 ml ये थी, तो आप जोड़ लो 1500 से लेकर 1600 ml आ जाएगी। क्या रट्टा मारना पड़ा, नहीं मारना पड़ा। अब एक चीज आती है फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम, FRC, फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम, ये क्या चीज होगी, ERV प्लस RV, ठीक है। यहां पर चीज याद रख सकते हो नहीं रख सकते, तो ये याद रखोगे। और उसके बाद तो ERV कितनी है तुम्हारे सामने, ये रही ERV 1000 से 1100 ml, ज्यादा हो गया, 1000 से ज्यादा ले गया मैं, 1000 से 1100 ml। आज तक तुम्हें कहीं नहीं समझ में आई होगी। प्लस में रेजिडियल वॉल्यूम कितनी थी, 1100 से 1200 ml, ठीक है। प्लस नहीं करोगे, ये लगाओगे निशान 1200, तो आप ऑटोमेटिकली जोड़ सकते हो। 1000 1000 1100 कितने हो गए, 2100 से लेकर मैक्सिमम कितनी हो, 1100 से 2200 कितने हो गए, 2300 ml आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो बच्चे, इसमें रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, पूरा निचोड़ दे दिया, कहीं कुछ नहीं छोड़ा, कहीं कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। और खत्म कहानी। एक और कोई बच गई क्या, एक और करवा देते हैं। एक और याद आ गई मुझे, जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है प्यारे बच्चे, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, ये हम वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एक हो गई टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसमें सब कुछ ही आ गया, ठीक है, 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 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 5th नंबर का, ये तो आसान क्वेश्चन है। जब हम लोग एक्सपीरेशन करेंगे, जब हम लोग प्यारे बच्चे सांस छोड़ते समय डायफ्राम बन जाता है सामान्य फ्लैटेड डाउन शेप ऑब्लिक, अभी हमारा ये फ्लैटेड हुआ, सांस लिया तो कुछ इस तरीके से आपका ये बन गया डाउन शेप, तो आंसर क्या चला गया, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है इंस्पिरेशन के समय ये क्या हुआ है, इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन के समय ये क्या हो चुका है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, संकुचन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को क्या रट्टा मारोगे, मैंने कहा शुरुआत के कुछ क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आगे रटने की जरूरत ही नहीं है। अगली चीज, अगला तो क्वेश्चन ही आसान है। हैमबर्गर शिफ्ट को कहा जाता है,
तो हैमबर्गर शिफ्ट को कहा जाता है बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, पोटेशियम शिफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ भाई, हैमबर्गर शिफ्ट में मतलब क्या होगा? आरबीसी में क्या होंगे? क्लोराइड आयंस क्या होंगे? शिफ्ट होंगे, और बाइकार्बोनेट आयंस ये कहाँ चले जाएंगे? आउटसाइड। ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। अरे मजा क्या बात है, बात तो जबरदस्त है। तो ऑल ऑफ दीज वालों को तो बाहर फेंको तुक्का मार रहे हैं भाई। क्लोराइड शिफ्ट ही तो होगा। जब जब क्लोराइड शिफ्ट होगा या हम्बरबर्ग शिफ्ट होगा तो उस समय क्या हो गया प्यारे बच्चे? हमारी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में क्लोराइड आयंस तो शिफ्ट हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे? ये कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच, अभी बताया था, क्लोराइड आयंस पास इनटू आरबीसी। नाले को इसको गलत कर तो पिटोगे तुम लोग, ठीक है। एंड बाइकार्बोनेट आयंस पास आउट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्लोराइड आयन आरबीसी में प्रवेश करते हैं और बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलते हैं, क्या कहलाएगी? बताओ। ये तुम यार बच्चों, ये है ना, ये गलत है यार। देखो इतनी मेहनत लग रही है मेरे, इतने एफर्ट लग रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और इतने से कमेंट कर रहे हो हैं। इतने कमेंटों से काम नहीं चलेगा बच्चे, इतने कमेंटों से काम नहीं चलेगा, और इतने लाइव से नहीं चलेगा। आज का सेशन लाजवाब, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग सेशन है। 5 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे, 5 तो करके आओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जो बायोलॉजी में जो कोई बच्चा सही कर सकता है तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कर सकता है, बाकी कहीं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या जाएगा? क्लोराइड शिफ्ट। अभी बताया था आपके सामने, ये इसको हम बर्गर शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? आरबीसी में क्लोराइड आयन शिफ्ट हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन आउटसाइड चले जाते हैं अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 8th नंबर का, बताओ बच्चों। अब बताओ, व्हाट विल हैपन इफ एन आरएच पॉजिटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आरएस, अच्छा आरएच नेगेटिव किसके साथ? आरएच पॉजिटिव के साथ। भाई आरएच नेगेटिव व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति कैसा है? आरएच नेगेटिव। ये क्या है? मेल है। और इधर फीमेल कैसी है? फीमेल कैसी है? आरएच पॉजिटिव, ठीक है। तो संपर्क में आई तो क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, सुपर से ऊपर से। अरे सर मजा आ रहा है, अरे मजा तो आना शुरू किया। भाई एक चीज बता दूं, ठीक है, मैं एक लाइन से इस क्वेश्चन को कंसेप्ट, देखो 2 तरह की चीजें हैं। इसके लिए तो एंटीबॉडी बनने लगेगी, क्योंकि एक दिक्कत होती है, एक डिजीज होती है इरिथ्रोब्लास्टिस। खोल दूं यार, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटेलिस, ये रोग सबने सुना होगा। इस रोग के अंदर क्या होता है? जो मेल होगा ना वो तो क्या होगा प्यारे बच्चे? आरएच पॉजिटिव। और फीमेल क्या होगी? आरएच नेगेटिव। मेल आरएच पॉजिटिव, फीमेल आरएच नेगेटिव। अब इस केस को समझने की कोशिश करना। आरएच पॉजिटिव, इन दोनों की क्या हो गई? शादी। तो पहला बच्चा तो सुरक्षित, पहला बच्चा तो क्या होगा? सुरक्षित, ठीक है। ये तो क्या होगा बेटा? सेफ होगा। लेकिन आगे जैसे ही कॉन्टेक्ट में, तो सेकंड, थर्ड, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन बनने लग जाता है? एंटीबॉडी का। पूरी दुनिया में सबसे पहले आरएच ब्लड ग्रुप की खोज, आरएच की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चे? रीसस। रीसस किसका नाम है? बंदर का। बंदर कौन सी प्रजाति का है? मैकोक, ठीक है। और इसकी खोज कब करी गई थी? तो इसकी खोज करी गई थी 1940 ईस्वी में। किस किसने करी थी? विनर और लैंड स्किनर ने। याद रखोगे नहीं रखोगे? ठीक है, इतनी चीजें खोल दिए तुम्हारे सामने एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस बार तो मजा आएगा। अरे मजा क्यों नहीं आएगा। और एक चीज और बताओ, लैंड स्टीनर जो नाम के साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर जी जो थे, उन्होंने 1901 ईस्वी में एबीओ ब्लड ग्रुप की भी खोज करी थी, और इसके लिए इनको 1928 ईस्वी में क्या मिला गया था, नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता था। अब एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ मिलती है हमारे शरीर में, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइको प्रोटीन से। और एंटीजन जो होती है वो कहाँ मिलती है, आरबीसी की सतह पर, सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हो। और कितना एक्सप्लेन करूं बेटा, एकदम खोल के रख दिया। एक बच्ची है स्वीटी नाम की, सर लव फ्रॉम कश्मीर, मोस्ट वेलकम मेरे लाडले बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, और हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा, तो आंसर चला जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। भाई जब तुम्हें चोट लगी, अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम लोग बात करते हैं, चोट लगने पर क्या होगा, खून का बहना। खून कितनी देर तक बहेगा, 7 से 8 मिनट तक। और इसके बाद क्या हो जाएगी बेटा, क्लॉटिंग हो जाएगी और स्टॉप हो गया। तो आपकी ब्लड जो होता है, खून को बहने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पट्टी से बना लेते हैं। इस पीसी को थोड़ा सा मेरी तरफ रोटेट कर दो आराम से, ताकि मुझे एक बार ये लाइव चैट दिखती रहे। और लाइव चैट खोल के कर दीजिएगा सर एक बार आप, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी मुझे ये बताएगा कि पता चल रहा है नहीं चल रहा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करें, मैचिंग करें। कैल्शियम होता है, ठीक है सर, विटामिन के की भी नीड होती है, लेकिन एल्बुमिन की नहीं होती है, इनका कोई रोल इतना नहीं होता है। सर कैल्शियम की होती है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम हिंदी में रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। तो सर जी ये बिल्कुल सत्य बात है, कैल्शियम आयन की नीड होगी। हिपेरिन नहीं जाएगा, क्यों क्यों नहीं जाएगा बच्चे, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिस्कंदक होता है। प्रतिस्कंदक का मतलब क्या होता है, रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, रक्त को जमने से रोके। रक्त को जमने से रोकने का काम किसका हो गया, हिपेरिन का। हिपेरिन जो होता है इसका फॉर्मेशन तो कौन करेगा, फॉर्मेशन हमारे शरीर में लीवर करेगा, ठीक है। और इसका सिक्रेशन कौन करता है, सिक्रेशन होता है हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर। और डब्ल्यूबीसी में कौन सी सेल्स करती है, बेसोफिल करती है। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, नहीं रख सकते बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो हिपेरिन होगी, एंटीकोगुलेंट हो गया आपके सामने। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, जो रक्त को जमने से रोके। तो हिपेरिन क्या होता है, खून को जमने नहीं देता, तो ये कट हो गया, कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर आपके सामने विटामिन ए की जगह कौन सा जाएगा, विटामिन के। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। तो राइट आंसर क्या चला गया बेटा, बी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, और ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन। अभी 10वें पे आए हैं, ठीक है। खींच दिया बेटा आज तो बच्चों ने, हाय हाय। ये क्वेश्चन है ना, दिमाग की बत्ती घुमा के रख देगा। और इसको वही बच्चा कर पाएगा जो कंसंट्रेट कर रहा है। एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, फॉलो ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। भाई आपकी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, दिल की धड़कन, सबसे तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम। जब से तुमने उसको देखा, तुम्हारी आंखों में भी वही है, तुम्हारी नींदों में भी वही है, और तुम्हारे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। तो वो क्यों बढ़ रही है भाई, तो उसको देखते ही क्या तुम्हें बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, या फिर शारीरिक व्यायाम से भी बढ़ सकती है, खाना खाने के बाद भी बढ़ सकती है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन थ्रू द वैगस नर्व्स। तो अब आपको बताना, एक्सेप्ट पूछा है,
क्या बात है। तो अभी तक आपको पता ही नहीं है। तुक्का मार लो, मार लो तुक्का। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुक्का ही मारोगे तुम लोग। तुम्हारा क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब क्यों जाएगा आपा समझाऊंगा, कारण क्यों डी क्यों जाएगा। भाई तुम्हारे शरीर में दो, एक आपके शरीर में दो क्या, एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को हम बोलेंगे अधिवक्र ग्रंथि। अब मेरे बच्चे यहां पर देखना, एड्रेनल ग्लैंड यहां पर हमारे सामने, इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि का मतलब कौन सी हो गई, इमरजेंसी ग्लैंड। अब मेरे बच्चे यहां पर देखना, इसको एक आपातकालीन ग्रंथि, एक और इस नाम से भी हम जानते हैं। एक तो आपातकालीन ग्रंथि बोल दिया, थोड़ा सा मैं इधर इसकी दो लाइनें थोड़ी विस्तार पूर्वक लिख देता हूं। इसको प्यारे बच्चे 4S, 4S का मतलब क्या होता है, सेक्स, सॉल्ट, स्ट्रेस, टॉक। ठीक है। या फिर 3F, 3F का मतलब क्या होता है, फियर, फाइट, फ्लाइट। इसके नाम से भी जानते हैं किसको, एड्रेनल ग्लैंड को। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, और ये क्वेश्चन तुम्हें घुमाया क्यों गया है, इस चीज को समझना। आपातकालीन स्थिति है तो हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करेगी ये, एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। नेफ्रिन, आप आगे पूरा लिख लेना। और ये निकलेगा आपके सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक लिख लेना, सही लिख लेना। सिंपैथेटिक सिस्टम को आप लोग क्या कहोगे हिंदी में, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, आ गया ना पैरासिम्पैथेटिक पे, अरे आऊंगा अभी सब पे आऊंगा। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब अनुकंपी और एक होता है परा अनुकंपी। अब तुम्हारे सामने यहां पूछा था हार्ट बीट किस में बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट किस में बढ़ेगा, तो कार्डिक आउटपुट बुखार में भी बढ़ता है, हम तोड़ रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी बढ़ता है, और खाना खाने के बाद एक बार डाइजेशन किया हुआ तो उस समय भी बढ़ता है। क्योंकि जब हमारे खाने का पाचन हो रहा होता है ना, तो हमारा शरीर का पूरा ब्लड हमारे पेट में आ जाता है बच्चे, कहा जाता है हमारे अमाशय के अंदर आ जाता है। अब इस चीज को सुनना, इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है। इमरजेंसी कब आई है, रात को तुम हॉरर मूवी देख रहे हो, पास में कोई नहीं है, जैसे कॉन्जरिंग आप देख रहे हो, डेविड डेल आप देख रहे हो, रागनी MMS2 देख रहे हो, बहुत सी मूवियां आप लोग देख रहे हो, और मूवी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हॉरर मूवी की बात कर रहा हूँ। अचानक से एकदम से चुड़ैल आई तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी ना, चारों तरफ अंधेरे का साया है और तुमको हमने हॉरर मूवी दिखाया है। ठीक है, तो अब समझना, अब एकदम से आपको हॉरर मूवी दिखाई ना, अरे ये क्या हो रहा है, इस कमेंट को, हम पूरी भावनाओं में बह रहे थे और मुझे उस भावनाओं से बाहर निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अचानक से वो आई, आते ही आपकी हार्ट बीट बढ़ी नहीं बढ़ी, अब हार्ट बीट बढ़ी, वो आपकी जिंदगी में कौन सी कंडीशन आई, इमरजेंसी आई। अब इमरजेंसी में क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ती है, और हार्ट बीट बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक सिस्टम कार्य कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, चलो ठीक है, लड़कों के लिए बता देता हूँ, लड़के क्या होते हैं, हार्ट बीट किन किन कारणों से बढ़ सकती है, दिल की धड़कन। लड़के क्या कर रहे हैं, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में कोई चाय की दुकान में सिगरेट पी रहे, आराम से सुट्टा मार रहे, हवा में छल्ले बना रहे, और अचानक से तुम्हारे पापा आ जाए, तुम एकदम से उसको फेंकोगे, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। या ऐसा कोई इंसान आ जाए जिससे तुम्हें डर लगता हो, तो हार्ट बीट बढ़ी नहीं बढ़ी। एक वो जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, जैसे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपना प्यार करते हैं ना, जिससे हम बहुत बेहतरीन प्यार करते हैं, जिसको हम दिल से चाहते हैं, उसके सामने अपनी दिल की बात नहीं बोल सकते। तो वही तुम्हारा त्योहार आया, ठीक है, फेस्टिवल आ गया 14 फरवरी को, अब जिसको तुम चाहते हो उसके सामने लेके गए गुलाब का फूल, और आप फूल देने के लिए जैसे उसको कुछ बोलना चाहे, तो आप उसके सामने जैसे पूछे, तो आपकी फीलिंग देखो बेटा, इतनी बढ़िया फीलिंग आने लगी। तो फीलिंग आई तो वहां आते ही आपके दिल धक 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 धक
धक धक धक धक धक धक धक धक धक, कितनी तेज धड़का, और इतनी तेज धड़का कि वो शांत जब तक नहीं होता जब तक वो आपको प्यार से एक बार बोल दे ओके, इतने में तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन सी है, हार्ट बीट बढ़ाने वाली। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि रात को आप हॉरर मूवी देख रहे थे, क्या वो हार्ट बीट कभी कम नहीं होगी, होगी। और उसको कम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और रट्टा ना मारो, तो ऐसे तो क्या होते हैं बेटे अपने, पैसे क्या होते हैं पराए, अपने क्या होते हैं अपने घर वाले। हमेशा इमरजेंसी में आपको बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्या, अरे भाई इमरजेंसी मतलब मैं समझाना चाह रहा था कि हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो सिंपैथेटिक में चीजें बढ़ेंगी और पढ़ाई क्या करेंगे, अगर फलाना को छोड़ो नौकरी लागो तो कहने लागो कि टांग खींचने का काम करेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इस चीज को कभी रट्टा मारोगे तो आपके शरीर में इमरजेंसी के समय तो ये दिल की धड़कन जो बढ़ी थी ना वो वापस कम कौन कर देगा, हार्ट बीट कौन कर देगा कम, पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट बीट कम करेगा, कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली कम आएगी, क्योंकि दिल पहले पहले बहुत तेज धड़कता धक 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 धक, फिर लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, आपकी आवाज तेज आई। लब आई किससे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वॉल के बंधन से, कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं साथ साथ। और सिंपैथेटिक जो आपके डब की आवाज किससे आई, सेमिल्यूनर वाल के बंद होने से, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। ठीक है, तो वो लब डब लब डब लब डब लब फास्ट आ रही थी, वो बड़ी हार्टबीट एफिनेफ्रिन का, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका डी। समझे, तो मजा आया नहीं आया, अरे आएगा, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट थ्रू द वैगस नर्व, तो यहां पर ये नहीं होती, ये क्या कर देती है आपके हार्ट बीट को कम कर देती है। द राइट आंसर विल बी फोर्थ। समझ गए, आया ह्यूमन फिजियोलॉजी का तड़का, अरे आया है अभी तो। ये क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया है, और जनाब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के देना, गलतियां करने के आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स, तो ये तुम्हारा दिल था, हम तो दिल ऐसा ही बनाएंगे। और इसमें बीच में क्या होती है बेटा, सेप्टम, ये आपके सामने सेप्टम है, यहां पर आपके सामने ट्राइकस्पिड वॉल है, और इस जगह आपके सामने बाइकस्पिड वॉल है। ठीक है, ये याद रखोगे नहीं रखोगे, ये मिटन कैसे रही है, दूसरा मार्कर यूज ले लेंगे। ठीक है, और इस जगह कौन सा वाल है, सेमिल्यूनर वाल है। यहां पर सबसे ऊपर ही ऊपर ये एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अब ये मार्कर ही चेंज कर दो भाई, ये तो काम नहीं कर रहा। एस ए नोड, एस ए नोड मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड। इस जगह पर कौन सी नोड होती है, एवी नोड। तो करेक्ट सीक्वेंस में शुरुआत में जहां पर सबसे पहले ऐसे नोड आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा है सर ऐसे नोड। ठीक है, तो एवी नोड वाला ऑप्शन कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं। तो ऐसे नोड आ रहा है, एवी नोड आ रहा है, फिर बंडल ऑफ हीज आ रहा है, पुरकिंजी फाइबर आ रहा है, हार्ट मसल्स। तो आंसर क्या चला गया, सी। अब हम बोतल का ढक्कन करते हैं बंद और कंसेप्ट देना करते हैं शुरू। तो सबसे बड़ा दिल का कंसेप्ट खोल के रख देता हूं, आपको किसी ने आज तक नहीं पढ़ा रखा, लेकिन दिनेश सर इसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। हार्ट की इनसे बड़ा हार्ट सबसे बड़ा किसका होगा, तो एक तो यहां ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ा होगा आपके ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल जो होती है ना, ब्लू व्हेल आपने नाम सुना होगा, उसका दिल सबसे बड़ा होता है, और उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 17 से 18 बार 1 मिनट में। फिर सबसे बड़ा के बाद फिर सेकंड नंबर पे यहां ऑप्शन में दे रखा है हाथी। हाथी का दिल 1 मिनट में 20 से 25 बार धड़कता है। ठीक है, तो जिराफ, मगरमच्छ, ही शेर का नहीं जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। सबसे बड़ा दिल होता है, उसकी जितना बड़ा दिल होगा उसकी धड़कन उतनी ही कम होगी। बच्चे याद रख लेना, जितना बड़ा दिल उतनी ही कम धड़कन। अब बड़ा दिल तुम्हारे सामने किसका हो गया भाई, तुम्हारे सामने ब्लू व्हेल का, तो इसकी धड़कन कम होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में एलिफेंट है, तो हम एलिफेंट करके आएंगे। ठीक है, जिराफ, क्रोकोडाइल ये नहीं करके आओगे। सबसे ज्यादा हार्ट बीट, सबसे ज्यादा हार्ट बीट, दिल का धड़कना सबसे ज्यादा किसका होता है, दुनिया में सबसे छोटा पक्षी होता है जिसका नाम होता है गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट बर्ड जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट बर्ड,
सबसे छोटा पक्षी जिसको हम बोलेंगे गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, और इसका दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। धक 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 ऐसे को धक 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 1 मिनट में ऐसे रफ्तार बन जाती है, रफ्तार सीरीज की तरह। तो ये हमिंग बर्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करते हैं जीएस मिनट पे आके, ठीक है। अब और एक चीज और, चलो तो मैं तुम्हारी बता दूं। सर जी थारी खुद की तो धड़कन नहीं बताई, और आपकी धड़कन किसके लिए धड़क रही है ये भी नहीं बताई। अरे बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो लैग नहीं हो रहा बेटा, वीडियो एकदम क्वालिटी के साथ चल रहा है। तुम्हारे फोन का नेटवर्क डाउन होगा, आदत हो गई ना तुम्हारे फोन को। अब देखो अगली चीज, मनुष्य, मनुष्य का दिल अगर हम बात करें तो मेल में और फीमेल में अलग अलग धड़कता है। मेल का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और फीमेल का 80 बार धड़कता है। क्वेश्चन को क्लियर कर लेना 12वें नंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता बेटा। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाई, भाई रक्त परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बोस ने नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और ब्लड ग्रुप कैसा बताया था प्यारे बच्चे इन्होंने? एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप बताया था इन्होंने 1901 ईस्वी में। और नोबेल प्राइज कब ले गए थे बेटा ये? तो नोबेल प्राइज ये ले गए थे 1928 ईस्वी में, ठीक है। देन वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने 25 अप्रैल 1953 ईस्वी को क्या दिया गया था इनको? नोबेल पुरस्कार दिया गया। सॉरी, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज करी थी, ठीक है। तो विलियम हार्वे जी सन 1628 ईस्वी में इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। तो चीजें कर सकते हो नहीं कर सकते? डी 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 विल करेक्ट। अरे बच्चों इतनी प्यारी क्लास, इतने प्यारे क्वेश्चन। विलियम हार्वे, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी मतलब क्या होती है? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे ये कर लोगे विलियम हार्वे जी। पल्मोनरी वेन्स, अब आपके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका दिल है, समझने की कोशिश करना। ये आपका दिल था और इस दिल में इस तरीके से सेप्टम बना हुआ था। ये ट्राइकस्पिड वॉल था, ये बाइकस्पिड वॉल था, ये हमारे ऑर्गन्स थे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे याद नहीं रखो ना तो आप, मैं दूसरे तरीके से याद करवाता हूँ। इसमें आप लोगों को ऐसे लगेगा डायग्राम बना रहे समय वेस्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखना, हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ, अगर हम बात कर रहे हैं आपके हार्ट से लंग्स में पहुंचाने का काम, तो वो कौन करेगा प्यारे बच्चे? वो करता है पल्मोनरी आर्टरी करती है, उफसीय धमनी करती है, ठीक है। मिश्रित ब्लड का काम होता है नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां आएगा? बोले तो प्योर ब्लड, तो प्योर ब्लड लाने का काम यहां पर आपके सामने पल्मोनरी वैन करेगी। और ये कहां से लाएगी? आपके लंग्स से लेके आएगी और कहां पहुंचाएगी? हार्ट तक। अब आपके हार्ट से आपके ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड, उसको साइलेंट कर लो बेटा, ठीक है। तो ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त की सप्लाई कौन करता है? तो वो करती है एरोटा, बोले तो महाधमनी। महाधमनी बच्चे कैसा रक्त सप्लाई करेगी? शुद्ध रक्त, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कर सकते हो। तो ये आंसर सबका सही होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एरोटा जो होगी आपके दिल से ऑर्गन्स तक सप्लाई करने का कार्य करेगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हम आ गए एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। मेन फंक्शन ऑफ पिरामिड ऑफ किडनी। भाई किडनी के पिरामिड का मुख्य कार्य क्या होता है? कंटेन कलेक्टिंग ट्यूबल्स ऑफ किडनी, डायरेक्ट द यूरिन फ्लो इन यूरेटर, सपोर्ट द ओपनिंग ऑफ कलेक्टिंग कैनाल्स, स्टोर फैट एंड प्रोटीन। जल्दी बताओ बेटा क्या काम होगा? ठीक है, पढ़ाई कर लो। तो ये क्या कर रहा है? हमारी किडनी वगैरह क्या करती है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, तो आपके शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो करता है वो तो करेगा प्यारे बच्चे, कौन करेगा? गैसों का परिवर्तन वो तो लंग्स में एल्वोलाई करेंगी। तो सारी चीजें एक दूसरे से हटकर है, तो सारी चीजों को आप लोग कर सकते हो। आंसर चला जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, ये कर सकते थे। विच सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू वाटर बट नियरली इम्परमेबल टू साल्ट्स? तो बेटा कंसेप्ट खोल दें, रेडी हो क्या? जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, रेडी हो क्या? तो जैसे हम नीचे नीचे चलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DCT, डिजिटल कॉन्वेंटिव ट्यूबल्स। यस सर, यस सर। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास चलेगी आपके 10, 10:30, 11 बजे तक चलेगी। अपन थोड़ी सी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई कर लो। तो भाई ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयंस, इन सब के रीअब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? DCT हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर सर जी असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले क्या करेगा? परमिएबल किसके लिए रहेगा? परमिएबल किसके लिए? वाटर के लिए। और साल्ट या फिर बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम वगैरह, इनके लिए क्या रहेगा? इम्परमेबल रहेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, PCT प्रोक्सिमल कॉन्वेंटिव ट्यूबल्स, जिसको हम PCT बोलेंगे बच्चे, प्रोक्सिमल कॉन्वेंटिव ट्यूबल्स। PCT की कहानी सुन लो। ये ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम से बना होता है। किससे बना होता है? ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अरे भाई सबको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी गलत करोगे तो करोगे। तो ये किससे बना होता है? ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है ना ये, एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर करवा रहा हूं। और क्या होता है सर? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशेषण के लिए। क्या बढ़ाना बेटा? क्षेत्रफल बढ़ाना। देन व्हाट डू असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले कुछ काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा प्यारे बच्चों। ये परमिएबल फॉर वाटर है, ये परमिएबल है, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चे? इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो दोनों का अपोजिट कार्य रहेगा। तो वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेगा, नहीं रहेगा? समझ नहीं समझ रहे? ये भी क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब को बढ़ाने का काम। तो हमारे शरीर में ADH, ADH का नाम आपने सुन रखा है, तो ADH को बोलते हो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसको हम बोलेंगे? ADH को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में जितनी भी बॉडी है ना, उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ठीक है, इसके आपके शरीर में क्या कर रहा है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। पुनः अवशोषण क्या करना बच्चे? इंक्रीज करना। जब जल का पुनः अवशोषण आपके सामने कौन बढ़ा रहा है बेटा? ADH। तो आपके शरीर में टॉयलेट कम लगेगी। लेकिन अगर आपने अल्कोहल का यूज कर लिया, तो अल्कोहल का यूज करा, तो आपके शरीर में ADH हार्मोन की क्या आ गई? कमी आ गई।
ठीक है, क्योंकि अल्कोहल OH क्या करता है आपके शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी कर देगा। एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो जो आदमी शराब का सेवन करता है कुछ समय पश्चात वो वॉशरूम में जाता है टॉयलेट करने के लिए, तो वो मुतता ही रहता है, मुतता ही रहता है। उस रोग को बोलते हैं मूत्र लता रोग। ठीक है, कौन सा रोग बोलेंगे? मूत्र लता रोग। डायबिटीज इंसिपीडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपीडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपीडियस। और एक होता है डायबिटीज मेलेटियस। डायबिटीज मेलेटियस होता है आपके शरीर में इंसुलिन की कमी आ जाए। जब होता है डायबिटीज मेलेटियस बोले तो शुगर, बोले तो मधुमेह। तो यहां राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। समझ गए? ठीक है। अरे 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 सुनो सुनो, क्वेश्चन पे आओ, 20वें क्वेश्चन पे आए हो। देख लो कितनी देर हुई है अपन को स्टार्ट किए हुए, 1.25 घंटे। तो 1.25 घंटे में 20 क्वेश्चन करे तो चैप्टर भी तो 3 कवर कर दिए एक्सप्लेनेशन के साथ है। तार तार खोल के पढ़ा रहे हैं ना बेटा आप लोगों के लिए। तो ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो वक्कर जो क्षेत्र जो होता है आपका ग्लोमेरुलर क्षेत्र, जिसके लिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाने में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टीरॉयड हार्मोन बैलेंस, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो ग्लोमेरुलर एरिया रीनल का वो किस चीज के लिए हेल्पफुल रहता है? जल्दी जल्दी बताओ। इतने बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। वाह सर मजा आ गया। मुझे पढ़ाने दो बेटा, आंसर दो। कंडीशन कंडीशन। सर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाते हैं और क्या मेरे से तो और कुछ पढ़वाने के चक्कर में क्या बायोलॉजी पढ़ाते हैं? बता दो आंसर, बताओ। सर अब दोबारा से ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने सब कुछ कवर करवा दिया। ए सर वीडियो क्लियर है लेकिन आपकी वॉइस, सर वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रही और आपकी वॉइस भी नहीं बच्चे सही आ रही है। आप इस क्वेश्चन को गलत क्यों कर रहे हो? बहुत आंसर नॉर्मल आंसर है। हमारे शरीर में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने का कार्य करेगा। मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। और रक्तचाप कई बच्चे कर रहे होंगे। ब्लड प्रेशर अलग चीज है, ब्लड को फिल्टर करना अलग चीज है। अब सुनने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ पर मैंने थोड़ा जल ग्रहण किया है। हमारे शरीर में GFR की रेट कब बढ़ेगी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब इनएक्टिव होगी चीजें, किस चीज की? एक एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंजाइम जिसका नाम होता है रेनिन। ठीक है, एक होता है रेनिन, एक होता है RENNIN। वो रेनिन आपके अमाशय के 4th पार्ट में निकलता है, छोटे बच्चों में मिल्क का डाइजेशन करता है। समझ नहीं समझ रहे? तो GFR रेट क्या होती है? हम पर मिनट के अंदर 125 ml फिल्टर कर देते हैं, NCERT में लिख रखा है। और 180 लीटर ऑल डे में, तो ये याद कर सकते हो। तो वाटर को इनबैलेंस को बनाने की कोशिश करेगी। यूरेमिया इज द अकरेंस ऑफ, यूरेमिया किसको बोलेंगे? ब्लड में खून आए, ब्लड में यूरिया आ जाए, ब्लड में यूरिया बढ़ जाए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मूत्र में रक्त की उपस्थिति। हर हर महादेव सर, बिल्कुल हर हर महादेव। ठीक है, जय बाबा की। पढ़ाई कर तू बेटा। तो अब इस चीज को समझना, यूरेमिया जो होता है, यूरेमिया आप सभी ने नाम सुना होगा, ब्लड इन यूरिन नहीं, एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब आपके रक्त में यूरिया की मात्रा ज्यादा आने लग जाए तो हीमोडायलिसिस करवाओगे नहीं करवाओगे? तो ये क्या करवाते हो? हीमोडायलाइसिस। और हीमोडायलाइसिस होती है, हीमोडायलाइसिस कर रहे हो, यूरिन के यूरिया आ जाए किसमें? ब्लड में। एक होता है डायलाइसिस। डायलाइसिस किसके लिए किया जाता है? किडनी में रक्त का फिल्टर करने के लिए। अब किडनी में रक्त का फिल्टर करने के लिए हम डायलाइसिस करवाते हैं। डायलाइसिस सबसे ज्यादा खतरे की निशानी होती है। आपको एक चीज पता है कि हमारे शरीर में पंपिंग करने का काम तो करता है हार्ट। हार्ट तो क्या करता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। बस एक चीज याद रखना, ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। और आपके शरीर में किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी। ब्लड को फिल्टर बोले तो ब्लड फिल्टर किस चीज को करेगी? ब्लड की प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन करेगी। रक्त की जो प्लाज्मा होती है ना, उसका शुद्धिकरण किडनी करती है। और हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है।
और लंग्स क्या करती हैं, हानिकारक गैसों को बाहर निकालते हैं। तो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है जो क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का परिवर्तन करने का काम किसका होता है, लंग्स का। तो इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, तब जाके तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब इन चीज को आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर एक्सिस यूरेन ब्लड हीमोडायलिसिस की मदद से यूरेमिया वाली घटना एनसीईआरटी की चीज है। ठीक है, खाना तो बेटा वर्षा जी मैंने भी नहीं खाया, सपना तुमने देखा एम्स में जाने का, पूरा करने का ख्वाब मैं देखता हूँ और वो मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारा। तो पढ़ाई करो बेटा। व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है, पार्ट बिटवीन टू एच लाइन्स, पार्ट बिटवीन टू ए लाइन्स, पार्ट बिटवीन टू आई बैंड्स, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स। जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या है भाई, सार्कोमियर के बारे में बताना है आपको आज तुम। तो ये पार्ट ऑफ टू जेड लाइन, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट। और कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिन और एक मायोसिन आपने सुने होंगे, वो काम करते हैं। तो अब दोबारा आ गया, मैंने अभी बता दिया, हिंट दे दिया था। स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन द्वारा मांसपेशी फाइबर का उत्तेजना कहाँ होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स में, मायोफाइब्रिल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको बताना कि मोटर न्यूरॉन द्वारा मांसपेशी फाइबर का उत्तेजना कहाँ होगी। भाई हमने कहा कि मसल फाइबर की उत्तेजना हो रही है बाय ये मोटर न्यूरॉन, तो वो कहाँ होगी, इन चारों में। 23 का, ठीक है। तो भाई स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर वो कहाँ होंगे, हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। मोटर न्यूरॉन द्वारा मांसपेशी फाइबर की उत्तेजना कहाँ होगी, प्यारे बच्चे डी कैसे कर रहे हो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ए आएगा, जिस बच्चे ने ए दिया उसका सही, बाकी तुक्का मार रहे हैं बेटा, तुक्का नहीं मारना, ये तो कर सकते हो। ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कल बोन, भाई स्कल की बोन कौन सी है, खोपड़ी की हड्डी कौन सी है, एटलस, कॉर्कोइड, बोले तो एरिटिनॉइड, पिट्रीगॉइड, पिट्रीगॉइड को नहीं टेरिगॉइड, टेरिगॉइड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्पिनोइड। किस नाम से जानते हो, स्पिनोइड। अब हिंट दे दिया, अब तो बता दो, सबका गलत आंसर यही जाएगा, टेरिकॉइड। ये क्या होती है, पैलेंटाइन बोन के पीछे होती है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब। एक क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग ए बॉल इन द फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बोन्स आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, बहुत भयंकर तेज से बॉल पकड़ के लेके आ रहा है, ये हमारे सामने क्या है, बॉल। अब बॉल पकड़ के लेके आ रहे हैं, देखना प्रैक्टिकली। अब हम आए 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 ऐसे घुमा के बॉल फेंकी, तो हाथ घुमा पूरा का पूरा, ये पूरा घुमा, और आपके पैर भी क्या है, मूवमेंट में आए। क्योंकि जब आप आगे आए, चलकर दौड़कर आ रहे हो एकदम से, और फिर एकदम से बॉल आपने फेंकी, तो वो बॉल जब आपने फेंकी तो आपके हाथ के अंदर यहाँ क्या होती है, हुमरस, यहाँ क्या होती है, रेडियस, यहाँ क्या होती है, अल्ना, यहाँ क्या होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो ये आपने सुनी है, नहीं सुनी, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या होगा, तो कौन सी चीजों में मूवमेंट होगा, हमारे पैर के अंदर टार्सल्स होती है, वो भी काम में आएंगी, फीमर भी आएगा, मेटाटार्सल्स, टिबिया, ये सारी आएंगी। फीमर, मैलस, कान की हड्डी नहीं आएगी, रेडियस आएगी, अल्ना आएगी, ठीक है मान ली। लेकिन यहां पर मूवमेंट के लिए तो ये चीज आएगी ना, लेकिन यहाँ पटेला काम में नहीं आएगी, ठीक है। स्टर्नम, हमारी छाती की हड्डी काम में नहीं आएगी, तो आंसर क्या जाएगा, डी काम में आएगा। आया मजा, डी 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 डी, क्या बात है, डी फॉर दिनेश सर, डी फॉर दिनेश सर, डी फॉर दीपक सर। गाना गाने का मूड हो रहा है, क्वेश्चन करवाने का। स्टेट अपीयरेंस ऑफ द मायोफाइब्रल्स इज ड्यू टू, मायोफाइब्रल्स की धारीदार उपस्थिति किसके कारण होती है, भाई मायोफाइब्रिल्स होते हैं ना, उसकी धारीदार उपस्थिति एक्टिन प्रोटीन के कारण, मायोसिन प्रोटीन के कारण, बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ द अबो। तो आपको बताना है कि स्टेटेड अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस है, स्टेटेड अपीयरेंस किसकी, मायोफाइब्रिल्स की, तो वो किसके कारण हुई, 26वें क्वेश्चन का आंसर देना है। अरे भाई ये सार्कोमियर में याद नहीं आ रही क्या, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन यूनिट कैसे भूल गए, तो एक्टिन एंड मायोसिन बोथ ए एंड बी, इसी आंसर चला है। कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स, अच्छा मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स आर obliquely arranged filaments of muscle fibers, parallelly arranged filament of muscle fiber, horizontally arranged filamental of muscle fiber, radially arranged filamental of muscle fiber। तो एक लाइन है एनसीईआरटी की जो तुम्हें मैं बता देता हूं कि मायोफाइब्रिल्स जो होंगे प्यारे बच्चे वो पैरेलली अरेंज रहेंगे फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर। तो ये पैरेलली अरेंज है आपके सामने मसल्स फाइबर, फिर ये इस तरीके से आपके सामने राउंड वाला सिस्टम। तो बी कर सकते हो, नहीं करना, अरे कर लेंगे, बी 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 बी, ठीक है। लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ, अब लिगामेंट क्या होता है आधो को तो यही नहीं पता लिगामेंट होते क्या है। लिगामेंट मेरे लाडले बच्चे देखो, अब देखो इसको रट्टा मारोगे जिंदगी खराब है तुम्हारी वैसे ही हो जाएगी, और पहले खराब और हो जाएगी। लिगामेंट को याद रखने के लिए बबली, बबली का मतलब पड़ोस वाली भाभी, ठीक है। तो पड़ोस वाली भाभी को तो याद रख सकते हो, आज तुम्हें पड़ोस वाली बबली भाभी का नाम भी बता दिया मैंने, क्या नाम है, बबली। अब पड़ोस वाली भाभी आपको नाम याद है बबली, तो बबली याद रख सकते हो, दिनेश सर को तो याद है, आपको भी रखना पड़ेगा। तो बबली का मतलब क्या होता है, बी मतलब बॉन, और बॉन टू बॉन कनेक्शन क्या होता है बच्चे, लिगामेंट होता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। अब हड्डी से हड्डी और स्केलेटन बोन्स बोलते हैं हम जनरली, अस्थि से अस्थि जहां पर जुड़ी हो वहां बन जाता है लिगामेंट। अब बोन्स का फॉर्मेशन भाई, बोन जो होती है, हड्डी जो होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, हमारे बोन्स में 67% क्या होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। 33% ऑसिन, आपके सामने कोलेजन, ये फाइबर्स होते हैं। तो यहां पर आपके सामने कोलेजन से मिलकर लिगामेंट बने होते हैं। तो याद रख लोगे, नहीं रख लोगे, अब समझ में आया, बबली याद रख लोगे। और सुनो, और सुनो, बबली की कहानी सुनो, यहाँ पर दिल की जुबानी सुनो। आपने एक नाम सुना होगा टेंडन, जिसको हम हिंदी में कंडरा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे, लिगामेंट्स को हिंदी में स्नायु। बुढ़ापे में ढीले हो जाते हैं ये, बुढ़ापे में ढीले, ठीक है। ऑस्टियोफोरेसिस रोग हो जाता है, अस्थि सुसर्मिता, एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और लिगामेंट्स ढीले हो जाते हैं। बोन्स कैसी हो जाती है बुढ़ापे में, बोन्स हो जाती है होलो, और ये सब के अंदर आएगा खोखली हड्डी हो जाती है। तो टेंडन का मतलब क्या होता है, BMT, बोन टू मसल्स कनेक्शन, बोन टू मसल, मसल कौन सी, स्केलेटल मसल, हड्डी से जो हमारी कंकाल पेशी जुड़ी होती है उसको हम लोग टेंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे, ठीक है। इसी टेंडन के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाउट बोलेंगे, खटिया रोग बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। इलास्टिन वगैरह ये हमारे यहाँ पर मिलता है, मायोसिन कहाँ मिलता है, एक्टिन मायोसिन, ये किसका रोल आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया मसल्स का रोल आ गया, ठीक है। रेटिकुलम है नहीं यहाँ। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल आर, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी। तो खोपड़ी को खोल देते हैं। हमारे शरीर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, ऐसे नहीं लिखता, स्कल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी खोपड़ी में एक तो क्या होगा बेटा, ब्रेन होगा, एक आपके फेस होंगे,
चेहरा होगा, ठीक है। इसी खोपड़ी में ब्रेन है, बोले तो कौन सी हड्डियां होंगी, मस्तिष्क की होंगी, ठीक है। इसी खोपड़ी में आपके चेहरे की हड्डियां होंगी, इसी खोपड़ी में आपके कान की हड्डियां होंगी। किसकी हड्डियां होंगी बेटा, ईयर, बोले तो कान की हड्डी होंगी। इसी खोपड़ी के अंदर एक बोन होगी जिसको हम बोलेंगे हायोड बोन। तो जनाब तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर देंगे। हायोड बोन जो होती है गले की हड्डी बनना, सुना है, तो वो गले की हड्डी होती है ना जो फ्री होती है, कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं चीजें हैं, ठीक है। तो अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, मेरे लाडले बच्चे, हमारे ब्रेन में नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 8। चेहरा खिला है, चलो यार गाने याद आ जाते हैं ऐसे, चेहरे चेहरे का नाम लेते हैं। यहाँ कान में 3 + 3 टोटल कितनी होगी, 6। हायोड बोन कितनी होगी, 1। 6 और 1 7, 14 और 7 20, और 20 और 8 एक कौन सी कम रहेगी, एक हड्डी कौन सी रहेगी बेटा, देखो 14 और 8 कितने हो गए, 22, और 22 से 28 तक सही तो हो गए, सही तो है। 14 और 7 21 होते, सही तो है, 29 में मैं 14 और 6 होते हैं 20, गलत कैलकुलेट कर लिया था। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी। तो आंसर क्या चला जाएगा, 29। खोल दी हड्डी, क्वेश्चन गलत नहीं करने। 42 क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन पे पूछ चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी अपन आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा धैर्य बनाकर काम लो, जिंदगी बहुत सुकून वाली होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। आपको बताना है कि एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट्स होगा वो पायोड ज्वाइंट होगा, सैडल होंगे, एंगुलर ज्वाइंट होंगे, या हिंज ज्वाइंट होंगे। तो हमें एटलस और अक्स के बीच का जोड़ बताना है 30 नंबर के क्वेश्चन में। आपने ये तो सुना होगा कि सर जो सैडल ज्वाइंट होते हैं हमारी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है। सर जी ये तो सुना, देखो कितने क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं, एक से मेटा कार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य एक होता है बेटा एंगुलर जोड़। एंगुलर, आज कोई मैथ मूथ थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो बढ़िया है, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो एंगुलर जोन का कोई रोल नहीं है। एक आता है हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा, आपके नी वाले ज्वाइंट के मध्य। कैसा होगा, नी ज्वाइंट के मध्य। एक होता है प्यारे बच्चे आपके बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो वो कहाँ होगा, आपके सामने। तो हम एक ज्वाइंट्स और होता है बाल एंड पेक्टोरल ज्वाइंट, तो आपके हुमरस, हुमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। हुमरस जो हो गई, और पेक्टोरल गिर्डल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक होता अंश मेखला, एक होती श्रोणी मेखला, ठीक है। तो बाल एंड पेक्टोरल ज्वाइंट क्यों लिख दिया आपके सामने, सॉकेट लिखना था ना, सॉरी बच्चा, यहाँ पर आएगा, कहाँ ध्यान था, बोल सॉकेट रहा हूँ, लिख रहा हूँ पेक्टोरल, सॉकेट, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब एक बच गया पायोड ज्वाइंट, तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा बच गया, पायोड ज्वाइंट। तो कर सकते हो नहीं कर सकते, चलो सर अगला क्वेश्चन है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो हमारे शरीर में कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसमें दो भाग होंगे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सुन लेना प्यारे बच्चे, मैं अभी बता रहा हूँ। एक होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये याद ही करना आपको भाई, एडिनो हाइपोफाइसिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। भाई ये भी दो प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तुम ध्यान से सुन लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन होगा तुम क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर एक होता है पार्स डिस्टेलिस, और एक होता है पार्स इंटर मीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में कुछ होता ही नहीं है, इसके अंदर तो एक मिलेटोनिन
सॉरी मेलेटोनिन नहीं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन निकल जाएंगे। तो यहाँ पर तो दो हार्मोन निकल रहे हैं, कौन से? ऑक्सीटोसिन, अभी मैं किसी के कार्य नहीं बता रहा। दूसरा आपके सामने वैसोप्रेसिन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब पास डिस्टेलिस से निकलने वाले हार्मोन की संख्या ज्यादा होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो हो गई, जीएनआरएच ग्रोथ हार्मोन आपके सामने, ये कहाँ से निकलेगा? इधर से तो लिखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे सारे यहीं से निकलेंगे, प्रोलैक्टिन निकलेंगे। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? और एक आपके सामने एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी यहीं से निकलेगा। याद रखोगे नहीं रखोगे? ACTH PRL, ठीक है। तो ये सब कुछ याद है। तो पार्स इंटरमीडिया से केवल एक निकलेगा, वो निकलेंगे मिलेनोसाइट, रंग का निर्धारण। लास्ट चैप्टर आ चुका बेटा, भाई बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट्स इन साल्ट बैलेंसिंग। तो भाई आपके शरीर में साल्ट का बैलेंस बनाने के लिए कौन सी चीज का रोल होता है? साल्ट बैलेंस बनाता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, सोमेटोट्रोपिन, फोलोट्रोपिन एंड मिनरल कार्टिकोइड्स। जल्दी बता दो, इतना समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में आपके शरीर में। तो मिनरल कॉर्टिकोइड्स, मिनरल कॉर्टिकोइड्स आपके शरीर में कैल्शियम फॉस्फोरस की बैलेंस बनाने में सहायता करता है। इसको ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 10 बजने वाले हैं बेटा, जल्दी जल्दी फ्री कर दूंगा, टेंशन लाओ। थोड़ी सी स्पीड तुम बना, थोड़ी सी मैं। तो मॉडिफाइड अमीनो एसिड कौन से होंगे? एपिनेफ्रिन, ठीक है। प्रोजेस्टोन नहीं होगा, प्रोस्टोग्लैंडिन नहीं होगा, ऑस्ट्रोजन भी नहीं जाएगा। अब आपके सामने आएगा एड्रेनलिन इफेक्टेड डायरेक्टली। अब कैसे होगा? एड्रेनलिन क्या होता है प्यारे बच्चे? आपके शरीर में क्वांटिटी बढ़ा देगा। अब क्वांटिटी किसकी बढ़ा देगा? हार्ट बीट को बढ़ाएगा। अब हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी आपके शरीर में। तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कैसे बढ़ी? क्योंकि आपके बीटा सेल्स में कौन सी चीज निकलती है? इंसुलिन निकलती है। और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो वही इंसुलिन किस चीज में किसको कन्वर्ट कर देगा? हम कहाँ थे? इंसुलिन, इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन क्या करता है? जो आपकी ग्लाइकोजन होती है, सॉरी ग्लाइकोजन ही, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये हमारी लैंगरहंस की दीपिकाएं जो होती है वो कहाँ होती है? पैनक्रियाज में, क्योंकि पैनक्रियाज में 3 तरह की सेल्स होती है। तो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बदल रहा है, लेकिन एड्रेनलिन क्या कर रही है? उसको इफेक्ट कर रही है। तो आंसर क्या चला गया? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यस सर, वो एक नहीं आता, शेयर, तो शेयर करो, ठीक है। शेयर कर। मजा आता है यार, यूट्यूब पे पढ़ाने का मजा ही एक अलग है। पढ़ाओ तो खुलकर पढ़ाओ, नहीं तो पढ़ाओ नहीं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मजे से पढ़ाता हूँ। जब मैं टेंशन में रहता हूँ तो एक आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और टेंशन में कैसे होते हैं? तुम लोग क्या करते हो? इधर उधर कमेंट करते हो फालतू में, तनावपूर्ण स्थिति में, लेकिन फिर भी मैं सही करवाता हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्युमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स के लिए कौन सी सेंसर और मिमोचर के अंदर है? तो पोस्टियर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आ जाएगा क्या आपका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल करता है। समझे? समझे सर। अब अगला क्वेश्चन आता है, एड्रेनल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो यहां हमारे नन्हे मुन्ने राजा तो कंफ्यूज हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर 2 तरह की चीजें होती है, एक एड्रेनल मेडुला होती है और एक दूसरी चीजें होती है एड्रेनल कोर्टेक्स। तो ये 2 तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, बिल्कुल सुनी है सर जी, कि हमने एड्रेनल ग्लैंड के अंदर 2 तरह की चीजें हमने सुनी है। एक होता है एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल मेडुला। मैंने कहा एक एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, अच्छा एड्रेनल ग्लैंड लिख ली, कोर्टेक्स कौन लिखेगा? दिनेश सर ही लिखेंगे बेटा, और कौन लिखेगा? तो कोर्टेक्स का ओरिजिन अलग होगा और मेडुला का अलग होगा। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सर याद आया कि कोर्टेक्स होती है एक्टोडर्मल और ये होती है मीजोडर्मल। तो एक्टो मीजोडर्मल, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इज सी। मालूम तो कभी है मीजोडर्मल, अरे दोनों होगा बेटा। हर चीज के पीछे वजह होती है और वो वजह है एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें मैंने दी है।
असेसरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल, तो ये कब आती है प्यारे बच्चे? ये आती है यौवन अवस्था में। और यौवन अवस्था के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का डेवलपमेंट होता है। और यौवन अवस्था आती है 12 से 14 साल की ईयर्स की एज में। और जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं उसको हम याद रखेंगे TPM। सबसे पहले क्या होगा? थैलार्की, फिर क्या होगा? प्यूबार्की, और फिर क्या होगा? मीनार्की। थैलार्की का मतलब क्या हो चुका है? मतलब बोले तो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। प्यूबार्की का मतलब क्या आ गया? जनन अंगों पर क्या आना? बाल आना। मीनार्की का मतलब क्या होता है? मासिक चक्कर का शुरू होना। याद रखोगे नहीं रखोगे? तो वो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। मतलब यही क्या होता है? फीमेल की सुंदरता का कारण भी यही बनता है। तो यहाँ पर ये जाएगा, एंड्रोजन नहीं जाएगा। प्रोजेस्टोन कार्पस ल्यूटियम में रिलीज होगा, तो वो कार्पस ल्यूटियम में रिलीज होगा तो भाई वो तो आपकी मेंटेनेंस रखता है किस चीज को? प्रेगनेंसी को। तो वो उस समय होता है, तो वो चक्कर आपका नहीं जाएगा। अब उसका आंसर क्या जाएगा? सी। सब ने गलत किया, तुक्का मारा है। उसके बाद विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन? देखो मिल्क इजेक्शन के लिए तो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन और भी काम करता है, लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है। लेबर पेन समझ रहे हो? गर्भ पीड़ा। और गर्भ पीड़ा कब रहेगी प्यारे बच्चे? गर्भ पीड़ा गर्भ काल के समय, ठीक है। अब आता है ऑक्सीटोसिन के, तो इसका तो आंसर चलेगा ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरोन आपके वो कॉर्पस ल्यूटियम से आ गया। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चे? मिल्क फॉर्मेशन, दूध का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो टीपीएम वाला काम कर रहा है। टीपीएम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का डेवलपमेंट। 39वां क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको दो तरह की चीजें करवाई थी, एक एडिनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक पार्स डिस्टेलिस और एक पार्स इंटरमीडिया। तो ये कहां से रिलीज होगा प्यारे बच्चे? ये होगा आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस से। हाइपोफाइसिस से एक तो ये रिलीज होगा, इसके साथ साथ एडीएच भी निकलेगा। थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। मैमेलियन प्रोलैक्टोन इज सिक्रेटेड बाय? तो भाई अपने शरीर के अंदर प्रोलैक्टोन कहां से रिलीज होगा? भाई मैमेलियन प्रोलैक्टोन इज सिक्रेटेड बाय, जल्दी बताओ। भाई अब सुन ले, मैं प्रोलैक्टिन दो प्रकार का बताया था, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस से ये सारे के सारे निकल जाएंगे। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? PRLLH। इससे तो केवल केवल आपके मिलेनोसाइट निकल रहा है, मिलेनोसाइट। और इससे कौन से निकल रहे हैं? ऑक्सीटोसिन। बार बार एक ही चीज आ रही है तो इसको नहीं करूंगा। और वैसोप्रेसिन। तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस आपके सामने आंसर चला जाए। बी कैसे कर रहे हो? अब लास्ट के दो क्वेश्चन है। द इफेक्ट कोज बाय नॉन फंक्शन ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस? भाई आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस आपके काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर बीटा सेल्स जो है वो आपके शरीर में क्या नहीं निकाल पाएगी प्यारे बच्चे? आपके शरीर में ग्लूकोज वाला इंसुलिन नहीं निकाल पाएगी। और इंसुलिन नहीं निकाल पा रही है तो आपके शरीर में बोले तो इंसुलिन नहीं निकाल पा रही है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो डिजीज हो गई, कौन सी? हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ? तो मासिक चक्कर जो आएगा वो प्रोजेस्टेरोन की कमी से आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि हमने बनाया था ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ये क्या था आपके सामने, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इसके अंदर क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। फॉलिकल बोल रहा हूं, फॉलिकल, विकसित ग्रेफियन पुटिका। ये हुआ कुछ 14वें दिन, 14th डे। उसको हमने एक दिन बोला, कौन सा, ओव्यूलेशन, अंडो उत्सर्ग। और इस समय क्या होगा, ये जो बाहर की लेयर थी ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई, और ब्रेक डाउन होकर इस जगह से एक चीज निकलना शुरू हुई है। उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं बेटा क्या, पहले यहाँ सेकेंडरी oocyte यहाँ था, फिर इसके बाद ये बाहर आते आते कुछ इस जगह ये क्या आ चुका है, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक कोशिका। देखो कहीं हिंदी लिख रहा हूं तो कहीं इंग्लिश, दोनों लेके चल रहा हूं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte आपके सामने लिखा, और इधर से ये किस में बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। अभी तक कंडीशन नॉर्मल थी, अब ये अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन नहीं होगी, और अगर ये नहीं हुआ तो ये ब्रेकडाउन होगी। ये होगी तो प्रोजेस्टेरोन लेवल की कमी आएगी, और इसके कारण मासिक चक्कर आएगा। तो 42वें का फर्स्ट जाएगा। तो आज के लिए बहुत लाजवाब क्लास, इतना ही प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बाबा की, लव यू टू ऑल स्टूडेंट।